हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 7 हमारा चल रहा है, जिसमें हमने आपको इसके पहले भी 4 से 5 लेक्चर प्रोवाइड करा दिए हैं। अभी तक आप यदि नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज की जो वीडियो है इसमें हम 4 से 5 इंपोर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सामक औषधियां क्या होती है। इसके बाद हम देखेंगे एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक क्या होते हैं, प्रतिजैविकों के कई सारे एग्जाम्पल और प्रतिजैविकों की क्या क्या इंपॉर्टेंट लक्षण या सिम्टोम्स होते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे एंटीजन यानी कि प्रतिजन क्या होते हैं, इनके कितने इंपॉर्टेंट सामान्य लक्षण होते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखने वाले हैं सक्रिय और अक्रिय प्रतिरक्षा के मध्य यानी कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के मध्य। सबसे पहले हम बात करते हैं सामक औषधियां क्या होती है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं सामक औषधियों की, तो देखिए सामक औषधियों में आपको देखना है, सामक औषधियां जो है एक ऐसी औषधियां होती है, आप देखेंगे सामक औषधियां जो है, सामक औषधियां एक ऐसी औषधियां होती है आप देखेंगे जो कि सीधे हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी हमारे मस्तिष्क पर डायरेक्ट क्या करती हैं, आघात करती हैं। मतलब ऐसी औषधियां जो डायरेक्टली हमारे माइंड को यानी हमारे ब्रेन को क्या करती हैं, अटैक करती हैं। या आप यूं कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी औषधियां जो डायरेक्ट हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालती हैं और जो हमारी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती है, उस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ही नष्ट करने का काम जो औषधियां करती है, उन औषधियों को हम कहते हैं सामक औषधियां। तो सामक औषधियां एक प्रकार की विशेष प्रकार की औषधियां होती है जो कि डायरेक्ट हमारे ब्रेन को यानी कि मस्तिष्क को आघात पहुंचाती है, यानी कि मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाती हैं और हमारी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी नष्ट करने का काम करती हैं। ऐसी औषधियों को हम बोलते हैं सामक औषधियां। अब चूंकि सामक औषधियों के लगातार सेवन से नींद आने लगती है ज्यादा मात्रा में, इसीलिए इन औषधियों को हम हिपेटिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन औषधियों को हम हिपेटिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन औषधियों को आपको देखना है, क्या कहते हैं, हम हिपेटिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यहां पे इन औषधियों को हम बोलते हैं हिपेटिक्स। तो यानी यहां पे आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि ऐसी औषधियां जो कि डायरेक्ट हमारे मस्तिष्क अर्थात केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय कर देती हैं और शरीर को हमारे निश्चिंत कर देती हैं, सुस्त बना देती हैं, शरीर को कमजोर बना देती हैं, शिथिल कर देती हैं और शरीर को निष्क्रिय कर देती हैं, ऐसी औषधियों को हम बोलते हैं सामक औषधियां। और इनकी अधिक मात्रा में सेवन करने से ज्यादा मात्रा में नींद आने लगती है, अतः इन औषधियों को हम हिपेटिक्स भी कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपको सामक औषधियों के याद रखना है। पहले एग्जाम्पल क्या है? बार्बिटूरेट्स और दूसरा बेंजोडाइएज़ोपिन्स। ये दोनों जो हैं इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं सामक औषधियों के। और अधिकतर आप देखेंगे यहां पे डाइएज़ोपिन्स है, आपको यहां पे सा बना लेना है, ठीक। तो बेंजोडाइएज़ोपिन्स, ये आपको 2 एग्जांपल याद रखने, ये सामक औषधियों के सबसे बड़ी एग्जांपल हैं। तो कोई भी ऐसी औषधियां जो हमारे डायरेक्ट मस्तिष्क को निष्क्रिय करती हैं या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय करती हैं, उन्हें हम सामक औषधियां बोलते हैं। इन औषधियों को हम हिपेटिक्स भी कहते हैं, क्योंकि लगातार अगर कोई भी व्यक्ति इसका सेवन करता है तो वह व्यक्ति ज्यादा उसको नींद आने लगती है, तो ज्यादा नींद आने लगती है, इसी कारण से इन औषधियों को हम हिपेटिक्स भी कहते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए, इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। तो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक की बात यदि हम करेंगे तो नॉर्मल तौर से देखिए बहुत सारी ऐसी औषधियां होती है जिन औषधियों का उपयोग हम क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारी को नष्ट करने के लिए या कोई भी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए जिन दवाओं का या जिन मेडिसिन का हम यूज करते हैं, उन औषधियों को हम बोलते हैं प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। तो कोई भी अगर सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव से कई सारे रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे आप देखेंगे कई सारे कवक ऐसे हैं, कई सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो शरीर के अंदर जाने के पश्चात रोग उत्पन्न करते हैं। तो कोई भी सूक्ष्म जीव जो कि शरीर के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं, उन सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए हम जिन औषधियों का उपयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक। तो देखिए, ऐसी औषधियां जो कि बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या करती है, नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है। मतलब कोई भी ऐसी औषधियां जो कि बीमारी पैदा करने वाले कोई भी अगर सूक्ष्म जीव हैं उनको नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, ऐसी औषधियों को हम बोलते हैं प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। और एक चीज आपको और ये याद रखना है कि एंटीबायोटिक जो होती है एक्चुअल में इसका निर्माण भी हम किस में से करते हैं, मतलब इसका उत्पादन या प्रोडक्शन भी कहां से होता है? तो इसका उत्पादन भी आपको याद रखना है सूक्ष्म जीवों से ही होता है। कहां से होता है? सूक्ष्म जीवों से होता है। मतलब सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है और इसका निर्माण भी किस में से होता है? सूक्ष्म जीवों से ही होता है। अब वो सूक्ष्म जीव कोई भी हो सकते हैं, जैसे आपके जीवाणु हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? वो सूक्ष्म जीव या तो जीवाणु हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? जीवाणु हो सकते हैं। या तो वो सूक्ष्म जीव क्या हो सकता है? कवक हो सकता है। क्या हो सकता है? कवक हो सकता है।
तो कई सारे ऐसे प्रतिजैविक हैं जिनको हम कवक से भी प्राप्त करते हैं या कवक से भी बनाते हैं, और कई सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जैसे जीवाणु है, जीवाणुओं से भी हम कई सारे एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक का निर्माण करते हैं। यानी प्रतिजैविकों का निर्माण हम सूक्ष्म जीवों से करते हैं और प्रतिजैविकों का उपयोग भी हम किसमें करते हैं, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए या उनके द्वारा होने वाले बीमारियों को रोकने के लिए। तो कुल मिलाकर के आपको यह समझ में आया कि जो प्रतिजैविक होता है, प्रतिजैविक का मतलब होता है कुछ ऐसी औषधियां या ऐसी दवाइयां जो कि सूक्ष्म जीवों से लड़ने में हमारी हेल्प करती हैं, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम करती है। इसके अलावा जो भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा बीमारी हुई है उसको नष्ट करने का काम करती है। तो ऐसी दवाओं को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक, तो आपको बस इतना याद रखना है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सूक्ष्म जीवों की। तो हमने क्या कहा कि सूक्ष्म जीवों से, जैसे सूक्ष्म जीव जीवाणु हो गए, हमारा कवक हो गए यानी बैक्टीरिया और फंगस हो गए, इनके माध्यम से भी हम क्या करते हैं, इनके थ्रू हम प्रोडक्शन करते हैं किसका, किसी प्रकार से एंटीबायोटिक का यानी कि प्रतिजैविक का। तो यानी प्रतिजैविक का हम उत्पादन भी किसमें से करते हैं, सूक्ष्म जीवों यानी कि माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से करते हैं। साथ ही साथ इनका उपयोग भी हम सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को नष्ट करने के लिए ही करते हैं। अब यदि बात करते हैं प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग आपको याद रखना है सबसे पहले सन 1942 में किया गया। और सबसे पहली जो प्रतिजैविक है उसका नाम है पेनिसिलिन। क्या है, सबसे जो पहली प्रतिजैविक है उसका नाम क्या है, पेनिसिलिन। क्या है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन जो है ये सबसे पहली प्रतिजैविक है और इसकी खोज की थी किसने, सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये आपको याद रखना, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले किस सन में उपयोग किया गया था किसका, प्रतिजैविक शब्द। प्रतिजैविक शब्द का तो 1942 में प्रतिजैविक शब्द दिया गया सबसे पहले। और पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो आपको याद रखना है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो सबसे पहला प्रतिजैविक है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और ये प्राप्त होता है किसमें से, एक कवक से प्राप्त होता है। किसमें से प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है कवक से। किसमें से, कवक से। तो कवक से प्राप्त होता है। और इस पेनिसिलिन कवक जो प्राप्त होता है किसमें से, कवक से प्राप्त होता है। इस कवक का नाम क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम। क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें एंटीबायोटिक से संबंधित याद रखना है जो कि आपके एग्जाम्पल के लिए, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन हो गई। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो हमारे एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन किया जाता है वो सूक्ष्म जीवों से किया जाता है। कई सारे बैक्टीरियाओं से प्रतिजैविक को प्राप्त किया जाता है, कई सारे कवक से प्राप्त किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल हमने यहां पे बताया आपको कि पेनिसिलिन जो कि पहली प्रतिजैविक है, इसकी खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, जो कि एक कवक के द्वारा प्राप्त किया जाता है। उस कवक का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। तो इस प्रकार से पेनिसिलिन या जो आपका सबसे पहला प्रतिजैविक है, इसके बारे में आपको बस दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। इसके अलावा हमने आपको क्या बताया कि जीवाणु जो होते हैं या कोई भी रोगाणु है, ये शरीर के जब अंदर चले जाते हैं तो क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। और शरीर के अंदर जाने के पश्चात क्या करते हैं, हमारे शरीर को कमजोर बनाते हैं। हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं। तो जब हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो रोगों से लड़ने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में ही प्रतिजैविकों का ज्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है। जैसे आप लोग मेडिकल वगैरह में जाते हैं तो डॉक्टर जो है, जैसे बुखार है, बुखार के साथ साथ आपको कभी कभी जिनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि ये कुछ एंटीबायोटिक भी रख लीजिए, ताकि इसको भी साथ साथ चलाइए, ताकि अंदर शरीर के अंदर रोग से लड़ने में जल्दी हेल्प मिले, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है शरीर के अंदर ज्यादा मात्रा में डेवलप हो। तो यानी जिनके शरीर के अंदर अगर रोगाणु या कोई भी सूक्ष्म जीव प्रवेश कर गया है, उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी आने लगती है। और जब रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है तो ऐसी स्थिति में ही एंटीबायोटिक या प्रतिजैविकों का ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। तो आपको एंटीबायोटिक से संबंधित इतनी चीजें याद रखनी है कि एंटीबायोटिक जो है विशेष प्रकार की दवाइयां या औषधियां होती है, जिनका उपयोग हम सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए करते हैं या सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों को नष्ट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जो हमारा पेनिसिलिन शब्द है, ये सबसे पहले पेनिसिलिन या प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1942 में किया गया था। सबसे जो पहले पेनिसिलिन है उसका नाम है
सबसे पहली जो प्रतिजैविक है उसका नाम है पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन की खोज की थी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और ये एक कवक से प्राप्त किया जाता है जिस कवक का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। और कोई भी अगर पेनिसिलिन है हमारे शरीर के अंदर जाकर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देती है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता को जब नष्ट कर देती है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए ही हम एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं या सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविकों के कौन कौन से इंपॉर्टेंट लक्षण हैं उनके बारे में। तो सबसे पहली चीज तो क्या है कि इसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, अर्थात ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि कोई भी प्रकार का अगर रोगाणु है जो कि शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है, उस रोगाणु से लड़ने की क्षमता जो है शरीर के अंदर या प्रतिजैविकों के अंदर होनी चाहिए। तो प्रतिजैविकों का ये पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, ये पहला इंपॉर्टेंट गुण है, ये पहला लक्षण इनके अंदर होना चाहिए कि कोई भी अगर रोगाणु शरीर के अंदर आ रहा है तो उससे लड़ने की क्षमता उनके अंदर होना चाहिए। दूसरा देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है प्रतिजैविकों के लक्षण में, कि कोई भी अगर प्रतिजैविक है, प्रतिजैविकों का पोषक के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैं क्या हूं, पोषक हूं। अब अगर मेरे अंदर कोई बैक्टीरिया प्रवेश कर गया है, तो मेरे अंदर अगर जो बैक्टीरिया प्रवेश कर गया है तो उसके लिए जो प्रतिजैविक का मेन गुण है, प्रतिजैविक का मेन गुण क्या होता है कि वो बैक्टीरिया से लड़ेगा। अब बैक्टीरिया से लड़ने के लिए एंटीबॉडी को डेवलप करेगा, और साथ ही साथ वो जो प्रतिजैविक है हमारे ऊपर किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि हमारे अंदर अगर प्रतिजैविक जो है निर्माण हो रहा है, यानी हमारे अंदर अगर प्रतिजैविक है तो हम क्या हो गए, होस्ट हो गए, यानी कि पोषक हो गए। तो पोषक को किसी प्रकार से साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब जिस व्यक्ति के अंदर प्रतिजैविक का यूज किया जा रहा है उस व्यक्ति के अंदर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए प्रतिजैविक का, ये प्रतिजैविक के अंदर एक लक्षण उपस्थित होना चाहिए। तो यानी प्रतिजैविक के अंदर यह गुण होना चाहिए कि सभी प्रकार के रोगाणुओं को नष्ट कर ले। दूसरा गुण क्या होना चाहिए कि किसी प्रकार से पोषक या होस्ट के अंदर साइड इफेक्ट ना हो। इसके अलावा इसमें रोगाणु के प्रतिरोधी प्रभेद को नष्ट करने की भी क्या होती है, क्षमता होती है। यानी कोई भी अगर रोगाणु है, कोई भी अगर जीवाणु है, उसके जो भी प्रतिरोधी यानी जो भी लक्षण है जो कि रोग उत्पन्न कर सकते हैं, उन लक्षणों को निदान करने की या उन लक्षणों को दूर करने के लिए इनके अंदर कई सारे गुण होने चाहिए। तो ये तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि रोगाणु के प्रतिरोधी प्रभेद, मतलब कोई भी रोगाणु है तो उसके उल्टे लक्षण इसके अंदर उपस्थित होने चाहिए ताकि ये उस रोगाणु को नष्ट कर सके। चौथा इंपॉर्टेंट लक्षण क्या है कि इसे रोगाणु विशिष्ट होना चाहिए ताकि शरीर में उपयोगी एवं अन्य सूक्ष्म जीवों पर इसका कुप्रभाव ना हो। कहने का मतलब यह है कि स्पेसिफिक टाइप का होना चाहिए। कोई भी अगर एंटीबायोटिक है उसको एक विशिष्ट प्रकार का होना चाहिए ताकि ये क्या करे कि हमारे शरीर के अंदर अगर कोई सूक्ष्म जीव ऐसा उपस्थित है जो कि हमारे लिए लाभप्रद है, लाभदायक है, उस लाभदायक सूक्ष्म जीवों के ऊपर प्रतिजैविक का उपयोग ना, प्रतिजैविक का प्रभाव ना हो। मतलब प्रतिजैविक के अंदर यह गुण होना चाहिए कि कोई भी अगर हमारे शरीर के अंदर लाभदायक जीवाणु है तो उस लाभदायक जीवाणु के ऊपर उसका प्रभाव ना हो। तो ये चारों इंपॉर्टेंट प्रतिजैविक के लक्षण या सिम्टम्स हैं जिनको कि आपको तैयार कर लेना। स्क्रीनशॉट भी अगर आप लेना चाहें तो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। चलिए अगला बात करते हैं प्रतिजन या एंटीजन की। तो एंटीजन या प्रतिजन को आपको सिंपल से अपनी भाषा में समझना है कि एंटीजन जो होते हैं कोई भी बाह्य कारक या कोई भी ऐसे कारक या सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और शरीर के अंदर जाने के पश्चात हमारे शरीर में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कई सारे रोगों को उत्पन्न करते हैं, ऐसे कारक को ही हम क्या कहते हैं, एंटीजन या प्रतिजन या रोग कारक या रोगाणु कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, बस आपको इतना याद रखना है कि कोई भी बाह्य कारक या कोई भी सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर के अंदर जाकर के रोग उत्पन्न करते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं एंटीजन। तो एंटीजन जो होते हैं एक विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन के ऊपर चिपक जाते हैं, यानी प्रोटीनी प्रकृति के होते हैं। ये शरीर के अंदर जब आते हैं तो प्रोटीनों से सबसे पहले अटैच होते हैं और प्रोटीनों से अटैच होने के पश्चात ही शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट करने का काम करने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रोटीनी प्रकृति के होते हैं, प्रोटीन से अधिकतर मात्रा में चिपकने का काम करते हैं। तो एंटीजन आपने समझ लिया कि एंटीजन क्या है, कोई भी बाह्य कारक या बाह्य पदार्थ जो कि हमारे शरीर के अंदर आने के पश्चात रोग उत्पन्न करता है, उसी को हम बोलते हैं एंटीजन या प्रतिजन। अब एंटीजन या प्रतिजन के कई सारे इंपॉर्टेंट लक्षण हैं जिनको कि आपको तैयार करना है। देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट लक्षण क्या है किसी भी एंटीजन या प्रतिजन का, ये सामान्यतः बाह्य पदार्थ होते हैं जो शरीर में अभिक्रिया लाते हैं। अभिक्रिया लाते हैं का मतलब ये है कि ये कोई भी बाह्य पदार्थ हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं, बाहरी पदार्थ तो है तो कोई भी बैक्टीरिया वायरस हो सकते हैं, कोई भी सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जो कि एंटीजन का काम कर सकते हैं। तो ये सामान्यतः बाह्य पदार्थ होते हैं जो कि बाहर से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और इसके अलावा ये शरीर में अभिक्रिया लाते हैं। क्या लाते हैं? शरीर में अभिक्रिया लाते हैं। अभिक्रिया लाते हैं का मतलब ये है कि ये हमारे शरीर के अंदर रोगों को उत्पन्न करने की क्षमता लाते हैं, यानी ये रोगों को शरीर में उत्पन्न करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट लक्षण क्या है कि एंटीजन के कारण जो एंटीजन होते हैं
एंटीजन के कारण ही एंटीबॉडी डेवलप होती है। यानी शरीर के अंदर एंटीबॉडी तभी डेवलप होती है जब हमारे शरीर के अंदर कोई भी एंटीजन या कोई भी प्रतिजन शरीर में जब प्रवेश करता है, तभी उनसे लड़ने के लिए ही हमारी डब्ल्यूबीसी के अंदर टी और बी लिम्फोसाइट की जो कोशिकाएं होती है, ये विशेष प्रकार के एंटीबॉडी को डेवलप करने लग जाती हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक है, इसका प्रोडक्शन या उत्पादन या निर्माण तभी होगा जब कोई भी एंटीजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा। यानी एंटीजन के कारण ही एंटीबॉडी का निर्माण होता है, ये इंपॉर्टेंट लक्षण है। अगला पॉइंट है कि एंटीजन जो होते हैं प्रोटीन या उससे जुड़ सकने वाले पॉलीसेकेराइड होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको नोट करना है। मतलब एंटीजन जो होते हैं ये एक विशेष प्रकार के प्रोटीनी प्रवृत्ति के होते हैं, और खासकर से आपको याद रखना कि ये पॉलीसेकेराइड स्पेशली होते हैं। कैसे होते हैं? ये पॉलीसेकेराइड से जुड़ने वाले होते हैं। तो पॉलीसेकेराइड तो आपको पता है क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे जब मोनोसेकेराइड आपस में मिलते हैं तब कहीं जाकर के एक पॉलीसेकेराइड बनता है। लगभग कहीं 1000 जब मोनोसेकेराइड मिलते हैं तब कहीं जाकर के एक पॉलीसेकेराइड अणु का निर्माण होता है। तो पॉलीसेकेराइड से जुड़ सकने वाले ये प्रोटीनी प्रवृत्ति के एंटीजन होते हैं। तो एंटीजन जो होते हैं प्रोटीन या उससे जुड़ सकने वाले क्या होते हैं, एक प्रकार के पॉलीसेकेराइड होते हैं। तो ये स्पेशली एक प्रकार के पॉलीसेकेराइड होते हैं एंटीजन, ये भी याद रखना है। यानी हमको ये पता चल गया कि पॉलीसेकेराइड होते हैं, इसका मतलब एंटीजन बृहद अणु होते हैं, बड़े अणु होते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट लक्षण क्या है कि ये मुक्त अणु जो होते हैं, ये मुक्त अणु या सूक्ष्म जीव जो होते हैं, इनकी सतह को ढकने वाले घटक होते हैं। कोई भी अगर सूक्ष्म जीव है, उस सूक्ष्म जीव की पूरी सरफेस या सतह को ढकने का काम भी कौन करते हैं? एंटीजन करते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है या इंपॉर्टेंट लक्षण है। तो कोई भी अगर मुक्त अणु है, यानी कि कोई भी अगर फ्री मॉलिक्यूल है और उस फ्री मॉलिक्यूल के चारों तरफ उसको ढकने का काम कौन करेगा, या इसके अलावा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, उसको ढकने का काम चारों तरफ से कौन करेगा? एंटीजन करेगा। तो ये एंटीजन का क्या है? चौथा इंपॉर्टेंट लक्षण होता है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा की व अक्रिय प्रतिरक्षा की। इन दोनों के मध्य डिफरेंस समझते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। चलिए सक्रिय प्रतिरक्षा की यदि हम बात करते हैं तो सक्रिय प्रतिरक्षा में आपको यहां पे देखना है, सक्रिय प्रतिरक्षा में आपको कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है। तो सक्रिय प्रतिरक्षा में आप देखेंगे यहां पे पूरा का पूरा जो सक्रिय प्रतिरक्षा है आपका, चलिए यहां पे काम नहीं कर रहा है। तो सक्रिय प्रतिरक्षा की यदि हम बात करते हैं तो सक्रिय प्रतिरक्षा में आपको बस इतना समझना है कि कोई भी अगर सक्रिय प्रतिरक्षा है तो सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है कि स्वयं के शरीर के अंदर कोशिकाओं की संक्रमण के प्रति एंटीबॉडीज उत्पन्न करती है। मतलब शरीर के अंदर कोई भी अगर संक्रमण हो रहा है, उस संक्रमण से लड़ने के लिए ये प्रतिरक्षा जो है खुद के शरीर के अंदर जो है एंटीबॉडीज को डेवलप करेगी। मतलब इसमें स्वयं शरीर की कोशिकाएं ही क्या करती है? संक्रमण के लिए एंटीबॉडीज उत्पन्न करती हैं। तो जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर मेरी बॉडी है, अब मेरी बॉडी के अंदर क्या होता है? संक्रमण हो रहा है किसी भी रोगाणु का, तो उस संक्रमण से बचने के लिए हमारी खुद की कोशिकाएं ही क्या करती है? एंटीबॉडीज का डेवलप करने लगती है। मतलब सिंपल सी बात है कि सक्रिय प्रतिरक्षा में एंटीबॉडी जो है स्वयं के शरीर में डेवलप होता है। मेन मुद्दा ये है, मेन चीज आपको यह समझनी है कि सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन या उत्पादन होता है वो खुद के शरीर के अंदर होता है। और यदि हम बात करते हैं अक्रिय प्रतिरक्षा की, तो इसमें अन्य जीवों के शरीर में विकसित एंटीबॉडीज को एंटीजन के प्रभावों को नष्ट करने के लिए अन्य जीवों के शरीर में निवेशित किया जाता है। सिंपल सी बात है कि इसमें हमारे शरीर के अंदर सक्रिय प्रतिरक्षा में खुद हमारे शरीर के अंदर की कोशिकाएं जो है एंटीबॉडीज का निर्माण करेगी, जबकि अक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होगा कि हमारे खुद के बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज का उत्पादन नहीं होगा, बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर जो एंटीबॉडीज का उत्पादन हुआ है उस एंटीबॉडीज को हम अपने शरीर के अंदर ला करके निवेशित कराएंगे, और इस प्रकार अपने शरीर के अंदर जो हम प्रतिरक्षा विकसित करेंगे उसको हम बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि अक्रिय प्रतिरक्षा। तो आपको यह समझ में आ गया कुल मिला के पहले पॉइंट में कि सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है? एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन जो है खुद के शरीर की कोशिकाएं करती है, और इसमें जो होता है अक्रिय प्रतिरक्षा में एंटीबॉडीज का निर्माण जो होता है ये स्वयं के शरीर के अंदर इनका प्रोडक्शन या उत्पादन नहीं होता है एंटीबॉडीज का। तो दूसरे के शरीर में बनी एंटीबॉडीज को हम अपने शरीर में निवेशित कराते हैं। क्यों? क्योंकि अगर दूसरों के शरीर में बनी एंटीबॉडीज को अपने अंदर निवेशित नहीं कराएंगे तो एंटीजन हमारे शरीर के अंदर क्या कर देंगे? हमला कर देंगे, और शरीर के अंदर कई सारे रोगों को उत्पन्न कर देंगे। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें एंटीबॉडीज उत्पन्न करने में समय लगता है। सिंपल सा डिफरेंस है इसमें, आप देखेंगे जो हमारा सक्रिय प्रतिरक्षा है
इसके अंदर एंटीबॉडी डेवलप तो होती है खुद के शरीर में, लेकिन एंटीबॉडीज को डेवलप करने में समय लग जाता है। तो सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है, एंटीबॉडीज के निर्माण में ज्यादा समय लगता है। और इसमें क्या होता है कि अगर किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर से बना हुआ जो भी एंटीबॉडीज है वो हमारे शरीर के अंदर अगर निवेशित हो गया है, प्रवेश हो गया है, तो वह प्रतिरक्षा बहुत जल्दी काम करती है, या वह एंटीबॉडीज बहुत जल्दी वर्क करते हैं, बहुत जल्दी क्रियाशील या एक्टिव हो जाते हैं। तो यानी इसमें एंटीबॉडीज बनने में समय लगता है। और इसमें क्या होता है कि शरीर के द्वारा जो बाह्य एंटीबॉडीज के प्रति अनुक्रिया होती है उसमें आप देखेंगे कि तुरंत क्रिया होती है। सिंपल सी बात है कि इस प्रक्रिया में एंटीबॉडीज बनने में समय लगता है, जबकि आप देखेंगे इसमें तुरंत एंटीबॉडीज जो है क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, यानी कि क्रियाशील होते हैं। इसमें एंटीबॉडीज बनने में समय लगेगा, जब एंटीबॉडीज बन जाएंगे तब सक्रिय होंगे। लेकिन इसमें चूंकि हमने एंटीबॉडीज को बाहर से ला करके प्रवेश कराया है शरीर के अंदर, तो वो एंटीबॉडीज जो है तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। दूसरा डिफरेंस आपको ये लिखना है। तीसरा डिफरेंस क्या है कि यह हानि रहित होती है, किसी भी प्रकार से सक्रिय प्रतिरक्षा में शरीर की हानि नहीं होती है, जबकि निष्क्रिय या अक्रिय प्रतिरक्षा में आप देखेंगे कि अक्रिय प्रतिरक्षा के अंदर शरीर में हानि भी हो सकती है। क्यों हानि हो सकती है? क्योंकि भैया एंटीबॉडी जो हम अपने शरीर के अंदर निवेश करा रहे हैं, प्रवेश करा रहे हैं, वो हमारे खुद के शरीर में तो बना नहीं है। अब किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर के अंदर बना हुआ है, तो हो सकता है वो हमारे शरीर के सभी पार्ट के साथ अच्छे से रिएक्ट करे या ना करे। इस कारण से हमारे शरीर को खतरा भी हो सकता है, शरीर में ये हानिकारक प्रभाव भी उत्पन्न कर सकता है। चलिए, चौथा डिफरेंस आपको याद रखना है कि यह चिरस्थायी होती है। चिरस्थायी का मतलब है कि यह प्रक्रिया एक प्रकार की स्थायी प्रतिक्रिया होती है या स्थायी प्रतिरक्षा होती है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर सक्रिय प्रतिरक्षा का निर्माण स्वयं की कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो जब स्वयं की कोशिकाएं क्या करेगी, सक्रिय प्रतिरक्षा का निर्माण करेगी, तो इसमें किसी प्रकार से खतरे की भी संभावना नहीं है। और यह स्थायी प्रतिरक्षा, क्योंकि जब तक मानव रहेगा तब तक उसकी कोशिकाओं के अंदर एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन या उत्पादन होता रहेगा। लेकिन अक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है, यह स्थायी नहीं होती। स्थायी क्यों नहीं है? क्योंकि भैया इस प्रतिरक्षा के लिए हमको किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, तो किसी दूसरे पर आश्रित रहना पड़ेगा, तब तो हमको यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होगी। क्योंकि जब किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बनेंगे, तब तो उसको हम अपने शरीर के अंदर ला करके प्रवेश जब कराएंगे, तब तो हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा डेवलप होगी। यानी इसके लिए हमको किसी दूसरे पर आश्रित रहना पड़ रहा है, जिस कारण से यह ज्यादा स्थायी नहीं मानी जाती है। तो चारों के चारों इंपोर्टेंट डिफरेंस है, और 4 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से पूछा जा सकता है। तो इसके पहले भी हमने आपको एक डिफरेंस कराया था, जो कि डिफरेंस था किसके किसके मध्य? हमने आपको कराया था सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा के मध्य, या आप ये कह सकते हैं कि जन्मजात व उपार्जित प्रतिरक्षा के मध्य अंतर। तो दोनों इंपोर्टेंट अंतर हो गए इस चैप्टर के, जिसको आपको तैयार करना है। इसके अलावा जितने भी हम आपको छोटे छोटे क्वेश्चन इंपोर्टेंट करा रहे हैं, सारे के सारे आपके लिए इंपोर्टेंट हैं। 3 अंकों के लिए भी और 4 अंकों के लिए भी काफी इंपोर्टेंट है। क्योंकि चैप्टर 7 और 8 आप देखेंगे, चैप्टर 7 और 8 ये दोनों चैप्टर मिला करके आपकी तीसरी यूनिट बनी है, चैप्टर 7 और 8। तो 7 और 8 दोनों ही चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो जितने भी हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको करा रहे हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। एक क्वेश्चन में आपको 4 से 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं। सारे के सारे हमने जितने भी लेक्चर आपको प्रोवाइड कराए हैं, उसमें हमारी कोशिश है कि हम 3 से 4 क्वेश्चन को एक साथ कवर करा दें, ताकि जल्दी से हमारा चैप्टर खत्म हो। तो सबसे पहले तो आपने पूरा का पूरा जो बीमारी या रोग है उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन देखी। इसके बाद आपने देखा प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम क्या होता है। फिर आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे, इंटरफेरेंस से लेकर के स्वप्रतिरोधकता से लेकर के आपने बहुत सारे क्वेश्चन हल कर लिए हैं। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में यहाँ पे हमने 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, और ये चारों के चारों इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर किया करिए। साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।